नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जिसने एक पूरे दौर को अपनी पहचान दी। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तिरामिसू की तरह है, एकदम रिच, सिल्की और शानदार। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 11,000, ये उनके करियर का पैमाना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक इतने सोलो, डुएट और कोरस वाले गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। संगीत के इतिहास में किसी एक आर्टिस्ट के लिए ये सबसे ज्यादा है। और उनका ये बयान देखिए, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी मुगल हूं। ये सिर्फ एक सिंगर का कहा हुआ वाक्य नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की पहचान है जिसने अपना एक पूरा साम्राज्य बनाया। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ? उन्होंने अपनी आवाज, अपनी पहचान कैसे बनाई? खास तौर पर तब जब उनकी अपनी बड़ी बहन पहले से ही एक लेजेंड थी। देखिए, 1950 के दशक में उन्होंने उस दौर के ज्यादातर गायकों से कहीं ज्यादा गाने गाए, लेकिन ये गाने अक्सर कम बजट की फिल्मों के लिए होते थे और उन पर हमेशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की परछाई रहती थी, जिनका उस वक्त इंडस्ट्री पर राज था। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने सीधा मुकाबला करने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। अगर लता मंगेशकर की आवाज एक शांत नदी थी, तो आशा भोसले की आवाज एक बदलती हुई हवा की तरह थी। एक तरफ पवित्रता और ठहराव था, तो दूसरी तरफ चंचलता और मॉडर्न अंदाज। एक आवाज में तड़प थी, तो दूसरी में शरारत। और ये अलग पहचान बनाने में उनकी मदद की संगीतकार ओपी नैयर ने। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक सायरनिश स्टाइल बनाया, एक ऐसी आवाज जो हवादार, सेंशुअस और एकदम मॉडर्न थी। बस यहीं से उन्हें अपनी एक अलग पहचान मिली। और यहां से उनके करियर में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये उनकी जिंदगी की सबसे यादगार क्रिएटिव और पर्सनल पार्टनरशिप की कहानी है। आर.डी. बर्मन यानी पंचमदा, उनके साथ आशा जी का जुड़ना सिर्फ उनके कैरियर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर था। इन दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्म संगीत में एक क्रांतिकारी, वेस्टर्न और एक्सपेरिमेंटल साउंड भर दिया। उनके गाने 70 के दशक की आवाज बन गए, चाहे वो पिया तू अब तो आजा का कैबरे अंदाज हो, दम मारो दम का बागी तेवर हो, या फिर चुरा लिया है तुमने का सॉफ्ट रोमांस। इन गानों ने उस दौर की युवा पीढ़ी की एनर्जी को आवाज दी। सोचिए, उनकी वर्सेटैलिटी का आलम यह था कि शम्मी कपूर ने एक बार कहा था, अगर मेरे लिए गाने को मोहम्मद रफ़ी नहीं होते तो मैं ये काम आशा भोसले से करवाता। यही कमाल की रेंज और पावर उनकी कला की पहचान बनी, और यही पार्टनरशिप 1980 में आर.डी. बर्मन से उनकी शादी में बदल गई। पर उनकी कहानी सिर्फ संगीत की बुलंदियों की नहीं है। ये कहानी है मुश्किलों से लड़ने की, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की और बार बार एक नए अंदाज में वापस आने की। उनकी निजी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। एक मुश्किल पहली शादी, परिवार में बड़े नुकसान, इन सब ने उनकी आवाज में एक नई भावनात्मक गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी भर दी। और ये दर्द, ये तजुर्बा उनके बाद के संगीत में साफ छलकता है। और खुद को बदलने की उनकी क्षमता तो कमाल की है। ये कहानी 4 दशकों में फैली है। 1981 में उमराव जान की क्लासिकल गजलों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1995 में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला में एक पूरी नई पीढ़ी के लिए खुद को नए अंदाज में पेश किया। बात यही नहीं रुकी, 2002 में आर.ई.एम. के माइकल स्टाइप के साथ काम किया, और 2026 में तो ब्रिटिश वर्चुअल बैंड गोरिल्लास के साथ भी एक ग्लोबल गाना रिकॉर्ड किया। संगीत के अलावा उन्होंने एक और विरासत बनाई, एक ऐसी विरासत जिसकी शुरुआत रसोई से हुई और जो देखते ही देखते एक पूरे एम्पायर में बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि संगीत की दुनिया का एक इतना बड़ा नाम अपना दूसरा ग्लोबल एम्पायर कैसे खड़ा करता है? जवाब इन स्टेप्स में छिपा है। पहला, एक बचपन का जुनून, खाना पकाने का शौक, उन्हें अपने पिता की ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी से लगा। दूसरा, दुबई में शुरुआत, 2002 में पहला रेस्टोरेंट खोला। तीसरा, स्वाद में एक रूपता, सभी रेस्टोरेंट्स में एक खास फैमिली गरम मसाला इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा, ग्लोबल विस्तार, आज ये ब्रांड मिडिल ईस्ट और यूके में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर है। और उनके रेस्टोरेंट ब्रांड की ग्लोबल पहचान का एक मजेदार किस्सा भी है। जब हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने उनके बर्मिंघम रेस्टोरेंट में जाकर एक ही डिश, चिकन टिक्का मसाला, 2 बार ऑर्डर की, रेस्टोरेंट ने बाद में इसे सबसे बड़ी तारीफ बताया था। तो आखिर में चलिए उनकी उस विरासत की बात करते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी विरासत जिसके कई पहलू हैं। उनकी विरासत कई पिलर्स पर खड़ी है। वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा थी।
वो एक म्यूजिकल इनोवेटर थी, मुश्किलों से लड़ने का प्रतीक थी और एक ग्लोबल बिजनेस वुमन भी थी। वो एक ऐसी कल्चरल फोर्स थी जिन्होंने पूरे साउथ एशिया के संगीत को एक नई शक्ल दी। वो महिला शक्ति का प्रतीक थी और कला हो या बिजनेस, दोनों में एक इनोवेटर थी। तो जाते जाते बस एक सवाल, जब एक आवाज पीढ़ियों की सोच और एहसास को शक्ल देती है, तो क्या वो कभी सच में खामोश हो सकती है?